गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 9 के साइंस क्लास में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। चैप्टर 9 के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या होता है फोर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसे फोर्स पढ़ना। फोर्स आखिर क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ को पुल किए या फिर किसी चीज़ को धक्का दिए तो वो क्या हुआ, कुछ ना कुछ उसमें फोर्स एक्सर्ट हुआ, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चेंज हुआ। तो वो क्या किए फोर्स, जैसे कि किसी स्प्रिंग को खींचना। स्प्रिंग को जैसे कि हम लोग खींच रहे हैं तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ये क्या हुआ, ये फोर्स हुआ। जैसे ये ट्रॉली ले करके जा रहा है, ट्रॉली तो खुद ब खुद तो चलेगा नहीं ना, उसमें तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए इसमें फोर्स लगाया जा रहा है तभी ये आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हॉकी प्लेयर को देखिएगा, हॉकी प्लेयर क्या हॉकी स्टिक से क्या करता है, बॉल पे फोर्स लगाता है तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उसी तरह से एक बॉल है, इसको कॉम्प्रेस की, मतलब इसके ऊपर क्या किया, हम लोगों ने फोर्स लगाया। जनरली कोई पूछता है फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, तो हम लोग जनरली क्या देंगे, पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। आप किसी चीज़ को खींचेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा, उसमें फिज़िकल स्टेट भी थोड़ा सा चेंज कर जाता है। जैसे कि बॉल को कॉम्प्रेशन में इसका फिज़िकल स्टेट चेंज किया, फिर तो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है। जैसे रबर को खींचे, जैसे स्प्रिंग को खींचे, तो ये क्या हुआ, एक तरह से इसमें फोर्स लगा। इसीलिए फोर्स का ये जो डिफिनेशन हो जाता है, जैसे पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। अब फोर्स हमारा कितने तरह का होता है? फोर्स हमारा जो होता है जनरली दो तरह का होता है। जनरली ले लिया जाए दो तरह का, पहला हो गया बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ तक फोर्स में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ये हो गया बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। आई होप कि सभी को समझ आ रहा होगा अच्छे से। पहला हो गया बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स आखिर होता क्या है? बैलेंस नाम तो सुने हो, बैलेंस बना के रखना है। जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस देखते होंगे, जिसको वो बनिया करने जैसे सामान लेने गए तो वो तराजू निकालता है, तो वो क्या हो गया, एक तरह बैलेंस हो गया। 1 किलो इधर रखा है, 1 किलो सामान इधर रखा है, वो क्या हो गया, दोनों बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गया। उसको हम लोग बैलेंस का यही डेफिनेशन जनरली होता है। बैलेंस फोर्स क्या होगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं वो मूव ना करें। मान लिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, एक टेबल है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहा है, उसमें क्या लग रहा है आपको, फ्रिक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जो कि उसको क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर दे रहा है। मतलब एक ब्लॉक ले लिया जाए, जैसे एक वुडन का ब्लॉक एक ले लिया जाए, एक बच्चे अलग से दोनों हाथ में पकड़ लिया जाए, एक हाथ से इधर से खींचा जाए, एक हाथ से इधर से खींचा जाए, दोनों तरफ सेम फोर्स लगाया जाए, वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जैसे कोई भी ब्लॉक हो, अगर दोनों हाथ से पकड़ करके उसको खींचा जाए तो वो खिंचाएगा थोड़ी, वो तो एक जगह पर रुके रहेगा। जैसे रबर ना खींचा जाता है, वो ब्लॉक तो खिंचाएगा नहीं। उसमें क्या हुआ, वो बैलेंस फोर्स हो गया। मतलब फोर्स जितना आपने इधर लगाया, लेफ़्ट साइड जितना फोर्स लगाया, जितना फोर्स आपने राइट साइड लगाया, दोनों क्या हो गया, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब आपने ज़्यादा फोर्स लगाया और उधर से उन्होंने कम फोर्स लगाया, एक हाथ से कम फोर्स लगाया, दूसरे हाथ से ज़्यादा फोर्स लगाया। या फिर दो बच्चे पकड़े हुए हैं, एक बच्चे ने कम फोर्स लगाया, दूसरे बच्चे ने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो वो क्या होगा, वो वुडन ब्लॉक दूसरे बच्चे की तरफ आ जाएगा। दूसरे बच्चे की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया। उसी को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरे बच्चे ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसमें जो है 2 न्यूटन तो माइनस हो गया और 3 न्यूटन के फोर्स उस ब्लॉक पर एक्सर्ट हुआ।
3 न्यूटन का फोर्स उस ब्लॉक पर एक्सर्ट हुआ जो कि आपके तरफ आया। ये हो गया बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल। उसी तरह से यहाँ पे फिगर में दे करके ब्लॉक बताया गया है। जैसे कि कोई ब्लॉक है ये, जैसे कि पहले मैंने बताया कि इस पर फोर्स लगने पर भी ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस कर दे रहा है। अब थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाया जाए, फिर क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। मूव करना जब स्टार्ट कर देगा तो इसका मतलब आपने ज़्यादा फोर्स लगाया, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे आपने वहाँ पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट किया, इसीलिए तो वो ब्लॉक कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ ना कुछ मूवमेंट आया उसमें, या फिर कह लीजिए कुछ ना कुछ मोशन आया उसमें, है कि नहीं। तब वो ब्लॉक क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये हुआ हमारा मोशन। जैसे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स हो गया, ये सॉरी मोशन बोल दिया, ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स हुआ। और हमारा अब बैलेंस अनबैलेंस फोर्स हो गया, सभी को समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन में। जनरली न्यूटन साहब ने तीनों लॉ दिया था, लॉ मोशन का, तीनों लॉ का जो हम लोग श्रेय देते हैं वो न्यूटन साहब को देते हैं। न्यूटन साहब ने क्या किया था, 3 लॉ दिया था, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉ किसका है, न्यूटन का लॉ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जनरली ये भी कह सकते हैं आप लोग। लॉज ऑफ मोशन 3 टाइप का तो हो गया। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। हमारा जनरली फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह से स्पेस में देखते हैं हमारा अर्थ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है टुवर्ड सन इन आ इलिप्टिकल ऑर्बिट। जिस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट पे वो तो मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी या फिर स्पीड चेंज थोड़ी हो रहा है, स्पेस में एप्लीकेबल हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। जैसे क्या, जुपिटर मोशन में है, मोशन में ही रहेगा, अर्थ हमारा मोशन में है, मोशन में ही रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। जिस तरह से ट्री देखते हैं, ट्री एक जगह पे रेस्ट में है, आप किसी भी ट्री, मैंगो ट्री देख लीजिए, बनाना ट्री देख लीजिए, रेस्ट में है तो रेस्ट में है। हवा चला तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन चेंज हुआ, थोड़ी वो उठ करके दूसरे जगह चला गया, ऐसा तो नहीं होता है। यही हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जबकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कहने का मतलब कि कोई बच्चा बैठा हुआ है, वो रेस्ट में ही रहेगा, आपने उसको एक झापड़ मार दिया तो वो क्या, थोड़ा सा उसमें मूवमेंट आएगा। आपने फोर्स लगाया तब तो मूवमेंट आया, फोर्स नहीं लगाते तो वो तो रेस्ट में ही रहता होगी। जैसे कोई भी बॉल रुका हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ आपने फोर्स लगाया तब वो मोशन में आया, फोर्स नहीं लगाते तो वो मोशन में थोड़ी आता है, नहीं आता। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगा तो उसका चेंज इन मोमेंटम के वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसके चेंज इन मोमेंटम के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
या फिर आप कह सकते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, उसमें m लगा देते हैं तो वो m क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये थोड़ा इजी हो जाता है, ये डिफिनेशन थोड़ा इजी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड उसमें कांस्टेंट हम लोग जो ऐड करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ऐड बोल दिए, मल्टीप्लाई जो हम लोग करते हैं कांस्टेंट से, वो क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया। फोर्स मतलब कितना फोर्स आखिर लगा, आखिर आपने फोर्स लगाया तो कितना फोर्स लगाया है, ये सेकंड लॉ से कैलकुलेट होगी। और थर्ड लॉ क्या बोला हमारा, थर्ड लॉ बोला कि जैसे आपने जिसको जितना फोर्स एक्सर्ट किया वो भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो भी कुछ ना कुछ फोर्स आपके ऊपर एक्सर्ट किया, लेकिन आपको पता नहीं चला। अगर वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से जाए तब आपको फोर्स एक्सर्ट पता चलेगा। जैसे कि कोई भी बुलेट फायर होता है गन से तो वो क्या होता है, पीछे रिकॉइल करता है गन, यानी जितना स्पीड से आगे निकलेगा ना, उस पर जितना फोर्स लगा बुलेट पे उतना ही फोर्स वो गन पे भी लगाएगा। गन पे कम फोर्स क्यों आ जाता है, क्योंकि गन का मास ज़्यादा है। F = ma, F के नीचे लाइएगा m, क्या हो जाएगा, उसका मास क्या है, ज़्यादा है उसका, इसीलिए उस पर कम एक्सर्ट होता है। और अपोजिट साइड क्या होता है, बुलेट पे ज़्यादा एक्सर्ट होता है। इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 v1 = m2 v2 इसको कहते हैं। जनरली न्यूटन का थर्ड लॉ का डिफिनेशन जो आप लोगों ने अभी पढ़ा, जैसे कि उसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका जनरली एक लाइन का है, एक लाइन में ही सभी लोग लिख देते हैं। और इसका जो हमने समझाया, जिस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जितना आप लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। ये क्या हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ, नहीं न्यूटन